नमस्कार, मैं स्मिता शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का निबंध हमारे जीवन में वनों का महत्व। लेखक परिचय जानते हैं। कन्हैयालाल मुंशी का जन्म बॉम्बे राज्य के उच्च सुशिक्षित भार्गव ब्राह्मण परिवार में हुआ था और एक प्रतिभावान विद्यार्थी के तौर पर मुंशी ने कानून की पढ़ाई की थी। विधि स्नातक के पश्चात इन्होंने मुंबई में वकालत की। एक पत्रकार के रूप में भी ये सफल रहे थे। गांधी जी के साथ ये 1915 में यंग इंडिया के सह संपादक बने। कई अन्य मासिक पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया और उन्होंने गुजराती साहित्य परिषद में प्रमुख स्थान पाया और अपने कुछ मित्रों के साथ 1938 के अंत में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की। वे हिंदी में ऐतिहासिक और पौराणिक उपन्यास व कहानी लेखन के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, उन्होंने प्रेमचंद के साथ हंस का संपादन दायित्व भी संभाला। 1942 से लेकर 1947 तक वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। वकील, मंत्री, कुलपति और राज्यपाल जैसे प्रमुख पदों पर कार्य करते हुए भी उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। इसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, इतिहास, ललित कलाएं आदि विषय शामिल है। 1956 में उन्होंने अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। वे गुजराती और अंग्रेजी के अच्छे लेखक थे, लेकिन राष्ट्रीय हित में हमेशा हिंदी के पक्षधर रहे। इन्होंने हंस पत्रिका के संपादन में प्रेमचंद का सहयोग किया। वे राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थक थे। वे पश्चिमी शिक्षा के अंधाधुकरण का विरोध करते थे। मंत्री के रूप में उनका एक महत्वपूर्ण कार्य रहा वन महोत्सव आरंभ करना। वृक्षारोपण के प्रति वे काफी गंभीर थे। मुंशी जी वस्तुतः और मूलतः भारतीय संस्कृति के दूत थे। सांस्कृतिक एकीकरण के बिना उनकी नज़र में किसी भी सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं था। इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1971 को मुंबई में हुई। इस पाठ का सारांश। मुंशी जी की लेखनी भावनाओं से भरपूर और प्रौढ़ता से युक्त है, जो उनके विवरणात्मक निबंधों से भी स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इस पाठ में लेखक ने वृक्षों के और वनस्पतियों के प्रति हमारे पूर्वजों के प्रेम और उनके सांस्कृतिक की महत्ता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें भी अपने पूर्वजों की तरह वृक्षों और वनों से प्यार करना चाहिए और अपनी वन प्रधान संस्कृति की ओर लौट जाना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज वनों में रहते थे, वृक्षों के पत्तों पर गिरे हुए जल कणों का सेवन करते थे और प्रकृति की गोद में जीवन बिताते थे। और लेखक का मानना है कि हमें इस वन संस्कृति को अपने आधुनिक जीवन में पुनः स्थापित करना चाहिए। प्रत्येक युग में हमने अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेकर अपने संस्कारों और मूलभूत भावनाओं को सुदृढ़ बनाया है और विभिन्न विषमताओं को दूर करने के लिए इन मूल्यों की शक्ति का उपयोग भी किया है। लेखक ने तो इस बात पर जोर दिया है कि पहले हमारी संस्कृति समग्र जीवन को संतुलित और समरस बनाती थी, जिसमें कि आर्थिक जीवन में शामिल था। लेकिन आज हमने इन प्रश्नों को एक दूसरे से अलग कर दिया है, जिससे कि जीवन की एकता और अभेद्यता का दृष्टिकोण खो गया है। उन्होंने कहा कि जब तक हम समस्त जीवन को एक रूप में नहीं देखेंगे, तब तक न तो हमारे अंदर राष्ट्रीय आत्मविश्वास आएगा और न ही हम वर्तमान की कठिन परिस्थितियों का सामना ही कर सकेंगे। लेखक ने अन्न यानी कि अनाज पर ध्यान आकर्षित किया है और यह बताते हुए कि प्राचीन काल में भारत धन और धान्य से संपन्न था, समृद्ध था, लेकिन आज हमें इसकी कमी महसूस हो रही है और इससे हम काफ़ी जूझ भी रहे हैं। और इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमने जल संग्रह की पुरानी पद्धतियों को छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा हम सब लोग पानी को बर्बाद करते हैं और वृक्षों की महत्ता को भी हमने भुला दिया है। इसलिए लेखक का ये मानना है कि वृक्ष जो है जल का स्रोत है, जल से अन्न उगता है और अन्न जीवन का आधार है। लेखक ने कहा है कि आज हमें वृक्षारोपण केवल फैशन के रूप में नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि धार्मिक श्रद्धा के साथ अपनाना चाहिए। हमारे प्राचीन साहित्य और धार्मिक ग्रंथों में वृक्षों की पूजा और संरक्षण का विशेष महत्व बताया गया है, जैसे कि ऋग्वेद, मनुस्मृति, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण जैसे ग्रंथों में वृक्षों की महत्ता और उन्हें नष्ट करने वालों के लिए दंड का उल्लेख भी मिलता है। हमारी सारी संस्कृति जो है वन प्रधान है। ऋग्वेद हमारी सनातन शक्ति का मूल है, वन देवियों की अर्चना करता है। मनुस्मृति में वृक्ष विच्छेदक को बड़ा पापी माना गया है, यानी कि जो लोग वृक्ष को काटते हैं उसके लिए दंड का विधान है।
मत्स्य पुराण में भी कहा गया है कि जो आदमी वृक्षों को नष्ट करता है उन्हें दंड दिया ही जाना चाहिए। तालाबों, सड़कों, सीमा के पास के वृक्षों को काटना तो बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए भी बहुत बड़ा दंड का विधान की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि जो लोग वृक्षारोपण करते हैं वह 30,000 पितरों का उद्धार करते हैं। पितर होते हैं जो हमारे खानदान में मर जाते हैं ना, हमारे पूर्वज, वो मरने के बाद उनको पितर कहते हैं। अग्नि पुराण भी वृक्ष पूजा का पर जोर देता है। वृक्षों का रोपण स्नेहपूर्वक और उनका परिपालन पुत्रवत करना चाहिए, यानी कि वृक्षों को बड़ी ही प्यार से अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए। महान सम्राट अशोक ने कहा कि रास्ते पर मैंने वट वृक्ष बो दिया है जिसमें कि मानव पशुओं को छाया मिल सकेगी। आम वृक्ष के समूह भी लगा दिए हैं। हमारी संस्कृति में जो सुंदरतम और सर्वश्रेष्ठ है उसका उद्भव सरस्वती के तट के वनों में हुआ। जीवन का उल्लास वृंदावन के साथ लिपटा हुआ है। वृंदावन को हम कैसे भूल सकते हैं? वही जहाँ कृष्ण भगवान ने यमुना तट पर नर्तन करते हुए डालियों और पुष्पताल के साथ अपनी वेणु बजाई थी, यानी कि अपनी बांसुरी बजाई थी। हम वृक्षों का आरोपण करना भूल गए हैं। एक वक्त था जब शकुंतला वृक्षों को पानी दिए बिना वो पानी भी खुद ग्रहण नहीं करती थी, यानी कि जब तक वो वृक्षों को पानी नहीं पिलाती थी वो भी पानी नहीं लगाती थी मुंह से। प्राचीन भारत में वृक्षों का धार्मिक महत्व विशेष था। वेद पुराण में कहा गया था कि 10 झील बनाना एक सुपुत्र प्राप्त करने के समान पुण्य कारक है, यानी कि आप 10 झील बनवा दीजिए, एक अच्छा लायक बेटे के बराबर है। किंतु 10 सुपुत्रों का पुण्य केवल एक वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है। वृंदावन को भी हम कैसे भूल सकते हैं जहाँ कृष्ण भगवान ने अपना संदेश हमें सुनाया था। कुछ एक अंक के प्रश्नोत्तर देखते हैं। मुंशी जी की भाषा कैसी है? भावनाकुल। लेखक का वृक्ष के प्रति क्या दृष्टिकोण है? प्रेम। हमारी वन प्रधान संस्कृति की ओर किससे अभिमुख होना चाहिए? हम सभी को। वृक्षों का धार्मिक महत्व किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। वृक्षों को नष्ट करने के लिए किस ग्रंथ में दंड का विधान है? मनुस्मृति। भारत में किसकी कमी आज तांडव कर रही है? अन्न का, यानी कि अनाज। लेखक किस महाराजर्षि का उदाहरण देते हैं? अशोक। लेखक किस वृक्ष के नीचे बुद्ध को प्राप्त हुआ बताते हैं? वट वृक्ष। कृष्ण भगवान ने कहाँ पर नर्तन किया था? वृंदावन। प्राचीन भारत की संस्कृति कैसी थी? वन प्रधान। लेखक के अनुसार जीवन का सत्य क्या है? अभेद्य। भारत के पास अन्न क्यों नहीं है? जल की कमी। प्राचीन साहित्य में अरण्यों और वनों का क्या स्थान है? विशेष। वृक्षों का परिपालन किस तरह करना चाहिए? पुत्रवत, यानी कि बच्चे बेटे के जैसा। शकुंतला वृक्षों को क्या समझती थी? अपना पुत्र। मनुस्मृति वृक्ष विच्छेदक को क्या मानती है? पापी, यानी कि जो लोग वृक्ष को नष्ट करते हैं उसको बोलते हैं विच्छेदक। लेखक के अनुसार वृक्षारोपण का महत्व क्या है? पुण्य। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेषों पर किस वृक्ष का चित्र मिलता है? पीपल। लेखक के अनुसार वृक्ष क्या है? जीवन। कृष्ण भगवान ने कौन सी ध्वनि बजाई थी? वेणु। व्याख्या करें। रास्ते पर मैंने वट वृक्ष रोप दिए जिसमें मानव पशुओं की छाया मिल सकती है। आम्र वृक्षों के समूह भी लगा दिए हैं। प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य प्रभा के कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के निबंध हमारे जीवन में वर्णों का महत्व से लिया गया है। प्रसंग महान सम्राट अशोक ने कहा था। व्याख्या। यह वाक्य महान सम्राट अशोक के द्वारा कही गई बात को उद्धृत करता है, जिसमें सम्राट अशोक कहते हैं कि उन्होंने सड़कों पर के किनारे वट वृक्ष लगा दिए हैं ताकि इन वृक्षों की छाया से यात्रियों और पशुओं को आराम मिल सके। इसके अलावा उन्होंने आम के वृक्षों के समूह भी लगाए हैं। इन वृक्षों के कारण यात्रियों को न केवल छाया मिलेगी बल्कि फल की भी प्राप्ति होगी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य में पर्यावरण के संरक्षण और लोगों की भलाई के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया था। यह कार्य न केवल पर्यावरण के लिए लाभदायक था बल्कि समाज के लिए भी काफी उपयोगी था। इससे यह संदेश मिलता है कि प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए हमें, और हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसे समझना होगा। वृक्षारोपण से हमें केवल छाया और फल नहीं मिलता बल्कि यह पर्यावरण को संतुलित और को बनाए रखने में भी काफ़ी मदद करता है। टिप्पणी लेखन। हमारे जीवन में वनों का महत्व। मुंशी जी की लेखनी भावनाकुल और प्रौढ़ता से युक्त है, जो विवरणात्मक निबंधों में भी भाव प्रवणता लाने का कौशल दिखाती है। लेखक का कहना है कि हमारे पूर्वजों में वृक्षों के प्रति जो प्रेम था वह आज भी हम में होना चाहिए। हमारी वन प्रधान संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है।
क्योंकि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। भारतीय संस्कृति में वनों और वृक्षों का महत्व अत्यधिक है, जो प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक साहित्य में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। लेखक ने वृक्षों और वनस्पतियों की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि हमें अपने पारंपरिक ज्ञान और पद्धतियों को पुनः अपनाना चाहिए, जैसे जल संग्रह और वृक्षारोपण करना। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वृक्षों की पूजा और संरक्षण हमारे धर्म और संस्कारों की हिस्सा रही है। आज भारत में अन्न की कमी और जल का संकट बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। पुनः वृक्षों की महत्ता को हमें समझना होगा और वृक्षों के लिए बिना जल का संचरण और कृषि उत्पादन संभव ही नहीं है। प्राचीन काल में वृक्षारोपण को अत्यधिक पुण्यकारी माना जाता था। इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता था। लेखक ने वृक्षारोपण के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक महत्व को पुनः स्थापित करने का आह्वान किया है, ताकि हम अपनी संस्कृति और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। उन्होंने यह भी बताया कि यदि हम अपने वनों और वृक्षों की रक्षा करेंगे तो हम अपने जीवन को समृद्ध और सशक्त बना सकते हैं। तो छात्रों, ये पाठ हमारे जीवन में वनों का महत्व यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।